D4 न्यूज़ के तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। चर्चा करेंगे आज। हमारा चर्चा का आज विषय है मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के भांजे से मिले करोड़ों रुपए। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के भांजे भूपेंद्र सिंह हनी ने कबूल कर लिया है कि प्रदेश में रेत खनन से जुड़ी गतिविधियों और अधिकारियों की नियुक्तियों अथवा तबादले में मदद करने के बदले में ये 10 करोड़ रुपए उसे मिले थे। ईडी ने सोमवार को यह बयान जारी किया। केंद्रीय एजेंसी ने पंजाब में कथित रेत खनन से जुड़ी जांच के सिलसिले में हनी को 3 फरवरी को गिरफ्तार किया था। सबसे अहम सवाल यह है कि आखिरकार ये 10 करोड़ रुपए किन अधिकारियों के तबादले के बदले में हनी की ओर से लिए गए थे और उन अधिकारियों के पास यह पैसा कहां से आया, यह बहुत बड़ा सवाल है। पंजाब लगातार निचले पायदान की ओर की तरफ खिसकता जा रहा है। आम युवा रोटी खाने को मोहताज है, सड़कों पर धरने दे रहा है और हमारे नेताओं के रिश्तेदारों के पास करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं और यह साफ हो गया है तबादले करने के बदले में करोड़ों रुपए की घूस ली जाती है। इससे पहले भी नवजोत सिंह सिद्धू के रणनीति की सलाहकार जो कि पंजाब के डीजीपी भी रह चुके हैं मोहम्मद मुस्तफा ने भी यह कहा था कि एसएसपी लगाने के बदले में 40-40 लाख रुपए लिए जाते हैं और उसके बाद कैबिनेट में भी 2 मंत्री इस बात को लेकर भिड़ गए थे कि एसएसपी की नियुक्तियों के लिए करोड़ों रुपए का लेन देन होता है। अब तो यह साफ हो गया है कि पंजाब बर्बादी की कगार पर जा रहा है और इसे बर्बाद करने वाला कोई और नहीं, हमारे नेता ही हैं। आपको यह भी बता दें कि जांच एजेंसी की ओर से 18 जनवरी को हनी के संस्थानों पर छापामारी की गई थी और हनी के ठिकाने से लगभग 7 करोड़ 90 लाख रुपए और उसके एक साथी संदीप कुमार के पास से 2 करोड़ रुपए ईडी की ओर से जब्त किए गए थे। इससे एक बात साफ हो गई है कि हमारे हुक्मरान पंजाब को दोनों हाथों से नहीं बल्कि बहु हाथों से लूट रहे हैं। आखिरकार जनता जाए तो जाए कहां? पंजाब में बेरोजगार युवा बेहाल हैं। एक ऐसी ही रिपोर्ट एक अखबार के सर्वेक्षण में सामने आई कि ये तो उन राजाओं महाराजाओं से भी बदतर हो गए हैं जिन्होंने जनता से टैक्स वसूला लेकिन जनता को बहुत कुछ दिया। आज भी 75 साल हमारे देश को आजाद हो गए हैं और जनता मूलभूत सुविधाओं को तरस रही है। पीने को साफ पानी नहीं है। कई रेलवे क्रॉसिंग ऐसी हैं जहां पर फाटक बंद रहता है और लोगों को घंटों कतार में खड़े होना पड़ता है। ट्रैफिक बढ़ती जा रही है लेकिन हमारे पास ट्रैफिक को सुचारू करने के लिए कोई प्लान तक नहीं है। आखिरकार लोग जाएं तो जाएं कहां? इनका एक ही लक्ष्य रह गया है कि आखिरकार पंजाब को लूटना किस तरह है। कहने को तो ये नेता ये कहकर आते हैं कि हम जैसे ही चुनाव जीतेंगे तो जनता का विकास करेंगे, लेकिन विकास किसका हो रहा है ये किसे पता नहीं है। सभी नेताओं के पास अकूट संपत्तियां हैं और ये राजनीति ऐसी है कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तो लगाते हैं लेकिन जब सत्ता में आता है कोई तो किसी नेता पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। अगर इक्का दुक्का केसों को छोड़ दिया जाए तो यह सच है कि आज तक कभी भी किसी बड़े नेता या अधिकारी के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई जो पंजाब को लूट रहे हैं। अगर यूं कहा जाए कि ये नेता तमाम बेशर्मी की हदें पार कर गए हैं तो कुछ गलत नहीं होगा। एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं कि ये अपराधियों को शरण देते हैं लेकिन ये सच है कि सभी लोग अपराधियों को शरण देते हैं क्योंकि कोई आम व्यक्ति इनकी रैलियों में नारे लगाने नहीं जाएगा। आम व्यक्ति दिन भर भागम भाग करेगा ताकि उसकी 2 वक्त की रोटी और बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम हो सके। इन नेताओं के चक्कर लगाकर कुल पंजाब इस समय जो है बदहाली की कगार पर पहुंच गया है और रास्ता लोगों को कोई दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि सभी पार्टियां और नेता लगभग एक जैसे हो गए हैं। अधिकारी इनकी हाथों की कठपुतली बनकर रह गए हैं। ऐसा नहीं कहते कि पुलिस और प्रशासन में ईमानदार लोगों की कमी है। ईमानदार अधिकारी हैं लेकिन ईमानदार अधिकारियों को हमेशा ही खुड्डे लाइन लगा दिया जाता है क्योंकि ये ईमानदार अधिकारी नेताओं को फूटी आंख नहीं सुहाते हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि ये ईमानदार अधिकारी उनके रास्ते का रोड़ा है, गलत काम नहीं करते, कि वो अपनी आत्मा की आवाज सुनते हैं।
और जो नेता इनके हाथ की कठपुतली बनकर रह जाते हैं, इन नेताओं के हाथ की जो अधिकारी, उन्हें बड़े बड़े अहम पदों पर लगा दिया जाता है। अब अगर रेत खनन की बात करें तो जहां पर रेत खनन होता रहा वहां पर बड़े पुलिस अधिकारी, बड़े प्रशासनिक अधिकारी क्या दिन भर भी सोते रहे, क्योंकि रात को तो सोना ही है। इन्होंने इस अवैध कारोबार पर हाथ डालने की कोशिश क्यों नहीं की गई? पंजाब में अवैध शराब का कारोबार होता है, सिंडिकेट बने हुए हैं, कौन नहीं जानता, इनकी मर्जी चलती है। शराब से जो पैसा सरकार के खजाने में आना चाहिए, यह हम नहीं कह रहे हैं कि लूट हो रही है, ऐसा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू कह चुके हैं। और भी कई नेता ऐसे हैं जो इन मामलों का खुलासा कर चुके हैं कि किस तरह जो पैसा पंजाब के खजाने में आना चाहिए वह इन नेताओं की जेबों में जा रहा है। कौन नहीं जानता, नेता दिन ब दिन अमीर होते जा रहे हैं और जनता गरीब हो जाती है। वैसे तो ये नेता कहते हैं कि हम सेवा के लिए राजनीति में आ रहे हैं, लेकिन सेवा करने कोई नहीं आता। एक एक मंत्री के पास 20-20 सुरक्षा कर्मचारी हैं और इनके पास 6-6 जो है वो गाड़ियां हैं। हर सुख सुविधा इनके पास उपलब्ध है। आप सब कुछ खा जाओ, सब कुछ बटोर लो, आम जनता बोलने वाली नहीं है, क्योंकि हमारी सहनशीलता बहुत अधिक है। हमें भी कोई एतराज नहीं है अगर तमाम नेता लूट लूट को खा रहे हैं, लेकिन कम से कम युवाओं को बता दो, आने वाली नस्लों को बता दो कि आखिरकार वह जाएं तो जाएं कहां, करें तो करे क्या। एजुकेशन इतनी महंगी हो गई है कि आम आदमी अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता। आखिरकार लोग करें तो क्या करें, सबसे बड़ा सवाल है। नेताओं का संरक्षण अपराधियों को प्राप्त है, यह किसे पता नहीं है। बेरोजगारी, भूखमारी जो है वो लोगों को परेशान कर रही है और लोग यहां पर रहना नहीं चाहते। कई नेता भी ये कहते हैं कि दूसरी पार्टियों के नेताओं को अपराधियों का संरक्षण प्राप्त है, लेकिन यहां पर कौन किसे संरक्षण देता है यह किसी से छिपा नहीं है। नेताओं के पास 1-1, 2-2 नहीं, 4-4 एकड़ में इनके घर हैं। किसी को दिवाली पर अपने लिए सोने के बिस्कुट उपहार में चाहिए तो किसी को अपनी पत्नी के लिए जेवरात चाहिए। पंजाब को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को इसलिए उतारा गया था क्योंकि कहा जा रहा था उन्होंने संरक्षण दिया माफिया को, ट्रांसपोर्ट माफिया को संरक्षण दिया, शराब माफिया को संरक्षण दिया। और हमारा यह पूछना है कि जब चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री बने तो जो पैसा माफिया की जेबों में चला गया था, उस पैसे को बाहर निकालने के लिए आखिर क्या कदम उठाए गए, या मात्र लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए ही स्टेजों से बड़े बड़े भाषण दिए जाते हैं। हमारी जनता की याददाश्त कमजोर हो गई है क्योंकि हर दिन नया स्कैंडल सामने है। नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने पंजाब को लूट लिया। अब ऐसे लोग तो मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। वैसे भी आम आदमी एक को भ्रष्टाचार से कुछ लेना देना नहीं है। कोई बड़े बड़े होटल बना रहा है, जनता कुछ नहीं चाहती। जनता को तो मात्र पीने की साफ पानी की सुविधा, सीवरेज ठीक होना चाहिए, अच्छी सड़कें होनी चाहिए, उसकी सुरक्षा को यकीनी बनाया जाए, अपराध मुक्त समाज हो। और उनको यह है कि उनको उनके बच्चों को नौकरी मिल जाए, बच्चे उनके पढ़ जाएं। एक आदमी का सपना इससे अधिक नहीं है, लेकिन नेताओं को इनसे कोई सरोकार नहीं रहा। इनकी भूख इतनी बढ़ गई है कि दोनों हाथों से पंजाब को लूट लिया है। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी खुद को आम आदमी बता रहे हैं, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह पहले कह चुके हैं कि चन्नी के पास 150 करोड़ रुपए से अधिक संपत्ति है, वह बड़ा व्यापारी है। 2 दिन पहले चरणजीत सिंह चन्नी ने मन से यह ऐलान किया था जब राहुल गांधी ने उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया था कि वह आज के बाद ना तो अपने नाम पर कोई कारोबार करेंगे और ना ही अपनी पत्नी के नाम पर कोई कारोबार करेंगे। लेकिन कौन नहीं जानता कि अवैध कॉलोनियों की भरमार है, किसके संरक्षण में अवैध कारोबार पनपता है। जो पैसा सच में सरकार के खजाने में आना चाहिए वो नेताओं की जेब में जा रहा है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी इमारतें बन चुकी हैं, अवैध कब्जे कर रखे हैं, लेकिन इनका बाल बांका कोई नहीं कर सकता क्योंकि सभी मिले हुए हैं। लेकिन मैं एक विश्वास देना चाहना थानू कि एक भी पैसा हराम होएगा मेरे घर कोई गलत आवे। और मैं आज विश्वास देना चाहता कि आज के बाद
मेरे या मेरी वाइफ के नाम से कोई प्रॉपर्टी मैं ना खरीदागा, ना कोई बिजनेस करांगा, ना कुछ करांगा। ये लोग मेरे ते वचन लाते हैं। 25-30 साल क्या 40 साल हो गए, अज तक किसी ने उंगल नहीं चक्की। म्यूनसिपल कमेटी का प्रधान भी रहा। जे मैं गलत होंदा तो मैनू तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मार देना सी। 4.5 साल मेरे पीछे रखे पिया रहा है। हर फाइल मेरी उन्हें फोल के देख ली, ऐसी रल के लाया उन्होंने। अब सबसे बड़ा सवाल है, जो पैसा लूट कर बड़े बड़े महल खड़े कर लिए गए, क्या कभी उनकी भरपाई होगी या नहीं? ये सिर्फ जुमले बनकर रह गए हैं। यह भी सच है कि जिस पैसे से जनता की भलाई की जानी थी उसे लूट लिया गया। युवाओं को नशे की दलदल में इसलिए धकेल दिया गया क्योंकि अगर वह शिक्षित हो गए, पढ़ लिख गए, तो वह बड़े होकर अपने अधिकारों की बात करेंगे और नेताओं को यह मंजूर नहीं है कि कोई व्यक्ति उनसे कोई सवाल करे। भले मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी बने, भगवंत सिंह मान बने, या फिर सुखबीर सिंह बादल बने, या फिर भाजपा का नेता बने, लेकिन पंजाब के बारे में सोचना होगा इन नेताओं को, वरना पंजाब बर्बाद हो जाएगा। आज भी युवा विदेशों का रुख कर रहे हैं। कौन नहीं जानता कि विदेश जाने की चाह में युवा हर संभव व गैर कानूनी काम करने को तैयार रहते हैं। गलत तरीके से पासपोर्ट पर जाते हैं, बाद में वहां उन्हें भले ही परेशानी क्यों नहीं झेलनी पड़ती है। एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी, ये कहावत भी नेताओं पर पूरी तरह से फिट बैठती है। अवैध कारोबार हो रहे हैं, माफिया राज पनप रहा है। ये नहीं कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खुद ही बयान दिया था कि अवैध खनन, अवैध शराब के कारोबार में, माफिया में तमाम नेता शामिल हैं, लेकिन उन्होंने ये बात सार्वजनिक इसलिए नहीं की क्योंकि पार्टी की बदनामी हो सकती थी। अब अगर उन्होंने लोगों को नहीं बताया तो उन्होंने भी अपनी कुर्सी के साथ न्याय नहीं किया। मुख्यमंत्री जो कि पूरे प्रदेश के पिता के समान होता है, पिता को यह नहीं देखना चाहिए कि क्या चीज किसकी भलाई में है, उसको तो यह देखना है कि उसके पूरे प्रदेश के लिए क्या भलाई का काम हो सकता है और क्या है जो अवैध है, जो प्रदेश की जड़ों को खोखला कर रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू लगातार यह कहते रहे कि पिछले 30 सालों में पंजाब में 2 परिवारों का राज है। इन परिवारों ने जितनी लूट मचाई उतनी तो किसी ने नहीं बचाई। पंजाब पर 3 लाख करोड़ रुपए का अधिक कर्जा हो गया। आखिरकार ये कर्ज उतारेगा कौन, कर्ज उतरेगा कैसे, ये समझ से परे है। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का भांजा क्या इतना ताकतवर था? हालांकि उसके पास कोई ताकत नहीं थी तो फिर उसे किसका संरक्षण प्राप्त था? सबसे अहम सवाल है। उसके पास वीआईपी सिक्योरिटी कैसे आई? आखिरकार उसको सिक्योरिटी किस कानून के तहत दी गई? कानून के रखवाले कहे जाने वाले अधिकारी उस समय क्या कर रहे थे और अब भी क्या कर रहे हैं? क्या अब अवैध खनन खत्म हो गया? अवैध शराब बिकनी बंद हो गई? क्या माफिया राज खत्म हो गया? आम व्यक्ति का जीना दूभर कर दिया गया है? लोग आखिर जाएं तो जाएं कहां? कानून इन नेताओं ने अपने हाथों की कठपुतली बनाकर रख दिया है। आम आदमी 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान है। बेरोजगारी ने लोगों का बुरा हाल कर दिया है। आपको ध्यान होगा कि कुछ महीने पहले युवा सड़कों पर थे। 7-7 हजार रुपए की नौकरी के लिए भी धक्के खाने पड़ते हैं। किसी एक विभाग में अगर 50 नौकरियां निकलती हैं तो उसके लिए हजारों आवेदन आ जाते हैं। यदि उसकी योग्यता 10वीं कक्षा होती है तो एमए, बीए, एमटेक और बड़े बड़े पढ़े लिखे युवा इसमें अप्लाई करते हैं, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम किस तरफ जा रहे हैं, हमारा पंजाब किस तरफ जा रहा है। सवाल यह नहीं है कि आखिरकार 10 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के भांजे के पास से पकड़े गए। सबसे बड़ा सवाल है कि इतनी बड़ी रकम किन अधिकारियों ने उन्हें पहुंचाई और कौन कौन लोग हैं, कौन कौन नेता हैं इसमें शामिल हैं, उनके नाम सार्वजनिक होने चाहिए। पहले तो यह भी हुआ था कि जब इनके भांजे से 10 करोड़ रुपए पकड़े गए तो पूरी की पूरी राजनीति गरमा गई और यह कहने लग गई ये नेता कि यह दूसरी पार्टियों की चाल है। सारा नजला भाजपा पर और केंद्र सरकार पर डाल दिया गया क्योंकि टाइमिंग ऐसी बताई जा रही थी। लेकिन क्या 10 करोड़ रुपए ईडी खुद लेकर आई थी? यह सबसे बड़ा सवाल है।
दुखदाई है कि 40% से अधिक लोग आज भी गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं। कौन नहीं जानता इन नेताओं की संपत्तियों में कई कई गुना इजाफा होता जा रहा है। महंगे चुनाव हो गए हैं। चुनाव जीतने के लिए नेता पानी की तरह पैसा बहाते हैं, भले ही कितने करोड़ खर्च क्यों ना हो जाएं, और बाद में यही पैसा जनता का खून निचोड़कर वसूल किया जाता है। सारा तंत्र इन नेताओं का गुलाम बनकर रह गया है। जो उनके आवाज उठाने की कोशिश करता है उसे दबाने के लिए ये सब एक हो जाते हैं। हमारे युवा और मध्यम वर्ग के पास इतना समय नहीं कि गंदी हो चुकी राजनीति का सामना कर सके। अधिकांश व्यक्ति इसमें इनकी रैलियों में भाग लेना नहीं चाहते। 30% वोटर तो अपने मत का इस्तेमाल भी नहीं करने जाते, क्योंकि वह शायद ये सिस्टम से इस कदर परेशान हो चुके हैं कि उन्हें लगता है कि सरकार कोई भी आए चोरी रुकेगी नहीं। वैसे भी ये तमाम घोषणाएं जो होती हैं ये गरीबों के लिए की जाती हैं। मध्यम वर्ग से सरकारों को कोई सरोकार नहीं है। नवजोत सिंह सिद्धू ने कुछ दिन पहले ही स्टेज से यह भी कहा था कि जो मध्यम वर्ग है, गरीब लोग हैं, वह 50,000 करोड़ रुपया टैक्स दे रहे हैं, और जो 0.1% लोग हैं, माफिया जिन्हें कहा जाता है, वह 225 करोड़ रुपया केवल टैक्स दे रहे हैं, जबकि तमाम चीजों पर इनका जो है अख्तियार हो चुका है। इन लोगों ने उन पर कब्जा कर रखा है। क्यों विके दारू 200 ਦੀ 2000 ਚ क्यों लोगों के घरों के डिस्टिलरियां लगन चोर चोर मोसेरे भाई क्यों एक सिस्टम 40,000 करोड़ रुपया पंजाब का अपनी जेब च पावे क्यों ना 40,000 करोड़ रुपया पंजाब के खजाने दे विच आवे डबल होके सेंटर दी स्कीमां 80,000 करोड़ रुपया लग के इन्हां दे कोल जावे इन्हां दे कोल पंजाब दे लोकां कोल दैट इज द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द पावर ऑफ द पीपल मस्ट रिटर्न टू द पीपल और नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट कलर एंड क्रीड सरकार वो हुंदी है जिहड़ी टैक्स लवे भंवरे वांग फुल भी खुश ते भंवरा भी खुश ये जोंका बन गए अज पंजाब दे विच माफिया दे करके गरीब आदमी आम आदमी 55,000 करोड़ रुपये टैक्स दे रहा तुसी ते 0.1% माफिया पंजाब नू 225 करोड़ रुपये टैक्स दे रहा यही राहुल गांधी जी ने कहा सी अमीर अमीर हुंदा चला जा रहा गरीब गरीब हुंदा चला जा रहा है ये फासला जे सिद्धू ना मिटा सके राजनीति का कोई फायदा नहीं। नेता बनने के बाद आखिरकार इन नेताओं के हाथ कौन सा ऐसा जादुई चिराग लग जाता है कि इनकी संपत्तियां हजारों गुना बढ़ जाती हैं और आम आदमी कमजोर, गरीब और मजबूर हो गया। साफ जाहिर है कि कानून के रखवाले अपना काम ठीक ढंग से नहीं कर रहे हैं। ऐसी हमेशा खबरें आती हैं कि दरियाओं के किनारे अवैध खनन हो रहा है, गुंडा टैक्स वसूला जा रहा है, लेकिन पुलिस और प्रशासन इन पर कार्रवाई क्यों नहीं करता? यह समझ से परे है। क्या हर किसी को अपना हिस्सा समय से मिल रहा है? हमारे नेचुरल रिसोर्सेज खत्म होते जा रहे हैं। पंजाब बर्बादी की कगार पर जा रहा है। युवा यहां रहना नहीं चाहता। पहले तो वो लोग विदेशों का रुख करते थे जिनके पास यहां खाने को नहीं या काम नहीं, लेकिन अब वह लोग विदेशों में जाने लगे हैं जो संपन्न परिवारों से हैं, क्योंकि वह यहां के सिस्टम से तंग आ चुके हैं। एक एक अपराधी को 10-10, 20-20 बार जमानत मिल चुकी है। आखिरकार इन लोगों को संरक्षण कौन दे रहा है? सबसे बड़ा सवाल है। सिस्टम इतना खराब हो चुका है कि सालों साल लोगों को न्याय नहीं मिलता। कौन नहीं जानता? संसद, विधानसभाओं में अपराधियों और बाहुबलियों की एंट्री हो चुकी है। कोई इनके खिलाफ मुंह खोलने की हिम्मत तक नहीं करता। बेशर्मी की सभी हदें ये पार कर गए हैं और इनकी चमड़ी इतनी मोटी हो गई है, कोई कुछ कहता रहे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने अक्सर देखा है कि एक मंत्री के घर में तमाम अधिकारी, वह भले ही पुलिस अधिकारी हों, प्रशासनिक हों या सेहत विभाग से जुड़े हों, वह हाथ बांधे खड़े रहते हैं। आखिर वह इतने मजबूर क्यों हो गए, समझ से परे है। आम आदमी तो अपना काम करवाने के लिए चक्कर काटता है दफ्तरों के। तहसील में पैसे के बिना काम नहीं होता, कोई रजिस्ट्री पैसे के बिना नहीं होती। डीटीओ कार्यालय में लाइसेंस बनाने के लिए पैसे दिए जाते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए पैसे दिए जाते हैं, यहां तक कि नाम गलत हो जाए तो ठीक कराने के लिए आम जनता की जान निकल जाती है।
अकेला चरणजीत सिंह चन्नी का भांजा ही दोषी नहीं है, दोषी वह तमाम अधिकारी भी हैं जिनके रहते हुए यह गलत काम होता रहा और वह चुप रहे। आखिरकार अधिकारी क्यों ये भूल जाते हैं, जब वह सेवा में आए थे तो उन्हें कोई शपथ दिलाई गई थी कि वह कोई गलत काम नहीं होने देंगे, लेकिन इन तमाम चीजों को दरकिनार कर दिया गया है। कोई बुद्धि वर्ग भी बोलने को तैयार नहीं है। आखिरकार वह कहते हैं कि चुप रहना ही बेहतर है, यदि किसी के खिलाफ कुछ बोलेंगे तो दुश्मनी लेंगे। अगर भगत सिंह ने भी यही सोचा होता कि वह चुप रहे तो शायद हमारे देश को आजादी नहीं मिलती। चंद्रशेखर आजाद और भी ऐसे कई हमारे शहीद हुए हैं जिन्होंने यह सोचा था कि भारत आजाद होगा तो आजादी मिलेगी, लेकिन आजादी के नाम पर जनता को केवल एक अधिकार दिया गया है कि वो अपने वोट का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन बहुत से लोग उस अधिकार का भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। पंजाब बर्बादी की कगार की ओर जा रहा है, यह सबसे बड़ा सवाल है। हमने कई लोगों से इस बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई कैमरे के सामने खुलकर बोलने को तैयार नहीं। वह घबराते हैं, वह कहते हैं कि बोलने से क्या होगा, हम बोलेंगे तो सिस्टम इतना खराब हो चुका है, वह सुधरने वाला नहीं है। राजनेताओं की बढ़ रही शक्तियों को लेकर आम व्यक्ति भी चिंतित है। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को यह निर्देश देने पड़े हैं कि मुफ्तखोरी पर अंकुश लगाने के लिए चुनाव आयोग को सख्त कदम उठाने चाहिए। आपराधिक प्रवृत्ति वाले नेता समाज को भी अपराध मुक्त करने की बजाय अपराध की तरफ धकेल रहे हैं। आज जेलों से मोबाइल मिलना, सबको पता है कि जेलों में मोबाइल मिलते हैं और ऐसा कहा जाता है गैंगस्टर वहीं से अपनी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। अब मोबाइल खुद चलकर तो जेलों में जाते नहीं, आखिरकार इन्हें अंदर पहुंचाने वाला कौन है? 5 साल बाद नेता हाथ जोड़कर वोट मांगने के लिए आ जाते हैं, लेकिन आखिरकार पिछले 5 साल में उसने क्या किया? उनके पास एक ही जवाब होता है, मैंने विकास कराया, सड़कें बनाई। अरे कोई ये बताओ कि क्या आपने ये पैसा अपने पल्ले से खर्च किया है? जो वेतन आपको मिलता है वो पैसा खर्च किया है? ये आपका काम था, क्योंकि जनता ने आपको इसी के लिए चुना और इसके बदले में आप बहुत सारी मुफ्त सुविधाएं ले रहे हैं। हम यह भी नहीं कह रहे हैं कि तमाम अधिकारी भ्रष्ट हैं, लेकिन आज तक किसी भी अधिकारी ने बड़े मगरमच्छ पर हाथ डालने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि सिस्टम खराब हो चुका है, बिगड़ चुका है, जिससे सुधरने के आसार बहुत कम हैं। क्योंकि आम आदमी को तो रोटी की चिंता सताई जा रही है, बच्चों की पढ़ाई की चिंता सताती रहती है। ऐसा नहीं है कि पुलिस और प्रशासन में ईमानदार लोग नहीं, लेकिन ईमानदार अधिकारियों की चलने कौन देता है? नेता ये इल्जाम लगा चुके हैं कि अधिकारियों की तैनाती की जाती है जो मंत्री के कहे अनुसार काम करता है, दूसरे अधिकारियों को खुड्डे लाइन लगा दिया जाता है। ये कड़वा सच है। ईमानदार अधिकारियों को भी भली भांति इस बात का पता है, यदि वह सिस्टम में चल रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ बोलेंगे तो होना तो कुछ नहीं, बल्कि वह खुद मुसीबत में पड़ जाएंगे और उन्हें किसी ऐसी जगह ट्रांसफर कर दिया जाएगा जहां पानी पिलाने वाला भी कोई नहीं होगा। आखिरकार उन्हें भी तो अपने बच्चे पढ़ाने और पालने हैं, बार बार तबादला होगा तो बच्चों की पढ़ाई पर भी इसका असर पड़ता है। आखिरकार इन भ्रष्ट अधिकारियों की पीठ के पीछे कौन है, यह किसी से छिपा नहीं है। अवैध धंधे हो रहे हैं, माफिया राज पनप रहा है, ये तो कोई सब जानते हैं, लेकिन इसका हल किसी के पास दिखाई नहीं दे रहा है। कहने को तो कई कमीशन भी ये रिपोर्ट दे चुके हैं कि ऊंचे स्तर पर बैठे अधिकारियों का तबादला कम से कम 3 साल तक नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन्हें यह लगे कि वह अब फ्री होकर काम कर सकते हैं, इन पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं रहेगा। यदि वे ईमानदारी से काम करते हैं तो कम से कम 3 साल तक का उनका तबादला नहीं होगा। लेकिन यहां पर अपनी मन माफिक के तहत मर्जी के अनुसार अधिकारियों को लगाया जाता है। थानों में प्रभारी कैसे लगाए जाते हैं? हल्का प्रभारियों का राज चलता है। ऐसे कई उदाहरण हैं कि थानेदार अपनी मर्जी के अनुसार कोई काम नहीं कर सकता, जिससे जनता को न्याय नहीं मिलता है। जनता चक्कर मार मार कर थक जाती है और कानूनी प्रक्रिया इतनी लंबी हो गई है कि आम आदमी इसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। लोगों को यह समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वह करें तो क्या करें। सारा तंत्र नेताओं के कब्जे में फंसकर रह गया है, हर किसी का हिस्सा तय है। हम पहले भी कह चुके हैं कि नेताओं ने जनता को
गुलाम बनाकर रख लिया है। ऐसे कई उदाहरण हैं जहां अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करना नामुमकिन सा लगता है। सरकार भले कोई भी हो, माफिया इसी तरह चलता है। नवजोत सिंह सिद्धू ही वह नेता थे जिन्होंने यह बताया कि यहां पर 75-25 का खेल चलता है, यानी कि जिसकी सरकार होती है, जो सत्ता में होता है, अवैध कारोबार में उसका 75% हिस्सा रहता है, और जो सरकार में नहीं रहता, विपक्ष में रहता है, कि उसे 25 पैसे मिलते हैं ताकि वह अपना मुंह बंद रखे। अब आपको बताएं कि यदि किसी ने अवैध कारोबार से 1000 करोड़ रुपया कमाया है तो वह सारा का सारा इन नेताओं को तो देगा नहीं, कुछ पैसा वह अपने पास रखेगा। और नेताओं के पास कोई ऐसा जादुई चिराग नहीं, वह पता लगा लें कि 1000 करोड़ की कमाई हुई है या 2000 करोड़ की या फिर 10,000 करोड़ की, यह भी माफिया के रहमो करम पर रहते हैं। जितना पैसा उनकी ओर से इन्हें दे दिया जाता है, ये उसे अपना हिस्सा मांगकर रख लेते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू यह भी कह चुके हैं कि 2 मुख्यमंत्रियों की ओर से मोहाली के पास 900 एकड़ जमीन दबा ली गई। यदि यह जमीन कब्जा मुक्त कराई जाती है तो पंजाब का कर्ज उतारा जा सकता है। अब पूरे पंजाब में ऐसे कितने ही नेता हैं और कितने ही अधिकारी हैं जिन्होंने सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रखा है। ये रेत खा गए, शराब पी गए, जमीनें दबा ली और डकार तक नहीं मारा। पता नहीं इन नेताओं का मैदा इतना सख्त कैसे है, ये सब कुछ हजम कर जाते हैं और डकार भी नहीं मारते। हम पहले भी फूड एंड सप्लाई विभाग की उदाहरण दे चुके हैं कि करोड़ों रुपए का अनाज गरीबों में बंटने के लिए आया, लेकिन ये तमाम अफसर खा गए। जंडियाला में एक घोटाला हुआ था, वीरूमल मुल्खराज की फर्म थी जहां पर 400 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था। हाल ही में 20 करोड़ रुपए का अनाज एक इंस्पेक्टर चट कर गया और फिर ऐसा अनाज की लिस्टें बनाकर पैसे वसूली के लिए भेज दिए गए जिसकी कभी खरीद ही नहीं हुई थी, यानी कि वह मंडियों में पहुंचा ही नहीं था। अधिकारियों को फिर से बहाल कर दिया जाता है, लेकिन क्या जो पैसा उन्होंने खाया उसकी वसूली हुई, उसकी भरपाई की गई? आज तक कितने अधिकारी हैं जिन पर विजिलेंस ने छापा मारा और कितने अधिकारियों से वसूली की गई, भरपाई की गई? यानी कि कुछ होता नहीं, बाद में मामले को रफा दफा कर दिया जाता है। सेहत विभाग में भी ऐसे कई अधिकारी मौजूद हैं जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और अब वह प्राइम पोस्टों पर बैठे हुए हैं, यानी कि वह दूध के धुले हो गए क्योंकि नेताओं का संरक्षण इन्हें प्राप्त है। सरकारें तमाम नीतियां गरीबों के लिए बनाती हैं, मध्यम वर्ग के लिए कुछ नहीं उनके पास होता, क्योंकि मध्यम वर्ग उनके लिए वोट बैंक नहीं है और वह तो मात्र टैक्स देगा चुपचाप, ना तो कहीं धरने लगाएगा ना ही रैलियों में जाएगा। हम ये नहीं कहते कि गरीबों के लिए कुछ काम करना गलत है, लेकिन सब में समानता लाई जानी चाहिए। ऐसा नहीं जो टैक्स दे रहे हैं उस पर नेता भी ऐश करें और वो लोग भी ऐश करें जो कोई काम धंधा नहीं करते हैं। और जो बड़े उद्योगपति घराने हैं वह तो इनके लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी के बराबर हैं, क्योंकि इन नेताओं की खुद की फैक्ट्रियां तो चलती नहीं। अब ये पैसा चुनावों में पानी की तरह जो बहाया जाता है, आखिरकार वह देगा कौन? ये बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, जो बड़े लोग हैं, या फिर माफिया राज है। यही लोग हैं वो नेताओं को पैसे देते हैं, फंडिंग करते हैं और फिर अपनी मनमाफिक काम सरकारों से करवाते हैं। अगर सरकारें और पुलिस व प्रशासन चाहे तो माफिया राज और अवैध धंधे एक सप्ताह में खत्म हो सकते हैं, लेकिन ये कभी ऐसा करेंगे नहीं। माफिया स्वर्ग में या हवा में तो नहीं चल रहा, यही धरती पर ही माफिया चल रहा है। तो फिर इन नेता आखिरकार सरकारें इतनी मजबूर क्यों हैं कि वह इन पर कार्रवाई नहीं कर पा रही हैं? क्योंकि सभी को अपने हिस्से का पैसा मिल रहा है। आप सभी को पता है कि चुनाव लड़ने के लिए भी पार्टियों को फंड चाहिए, और फंड कहां से आएगा? फंड यही लोग देंगे। आम जनता पिसती है, पिसती रहेगी। आम व्यक्ति अपने बच्चों की शिक्षा के लिए तरसता है, लेकिन नेताओं के बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं। नेताओं जो का टैक्स भी सरकारें भरती हैं। आखिर क्यों? क्या नेता गरीब हैं? इनका इलाज भी विदेशों में होगा और इनके परिजनों का इलाज भी विदेशों में होगा और पैसा सरकारी खाते में डाल दिया जाएगा। क्यों? ये राज नहीं तो क्या है? कुल मिलाकर
पंजाब के चुनावों से असली मुद्दे गायब हैं। कोई पार्टी लड़ रही है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, लेकिन जनता को सरोकार नहीं। मुख्यमंत्री कोई भी हो, लेकिन वह पंजाब को क्या कर्ज से मुक्ति दिला पाएगा। पंजाब का पानी नीचे जा रहा है, धरती बंजर और जहरीली होती जा रही है, सांस लेने को साफ हवा नहीं। बेरोजगारी, एजुकेशन, हेल्थ तमाम मुद्दे हैं जिनकी लोगों को जरूरत है और इसकी कोई चर्चा नहीं कर रहा। हर किसी का एकमात्र लक्ष्य है कि पंजाब की सत्ता को कैसे काबिज किया जाए। लेकिन क्या चुनावों के बाद लोगों को इन तमाम मुद्दों से निजात मिलेगी, या फिर पहले की भांति एक बार फिर 5 साल के लिए जनता को मूर्ख बना दिया जाएगा? यह सोचना आपका काम है। हमारा फर्ज था लोगों को जागरूक करना। हम लोगों को पहले भी जागरूक करते रहे हैं और एक हमारी दरखास्त है तमाम लोगों से, अपने वोट का इस्तेमाल जरूर करें और अपने वोट को बेचिए नहीं। नेताओं से पूछिए कि आखिरकार उसने क्या किया। हाथ जोड़कर नेता जो वोट मांगने के लिए आता है उससे सवाल कीजिए कि 5 साल तक वो क्यों रहा, कहां रहा, उसने लोगों को जो वायदे किए थे आखिरकार वह पूरे क्यों नहीं हुए, माफिया राज क्यों पनप रहा है, क्यों गली गली नशा बिकता है, लोग एजुकेट क्यों नहीं हो रहे हैं, लोगों को शिक्षा से आखिरकार क्यों वंचित किया जा रहा है। फैसला आपको करना है। वोट भले ही जिसे दे, लेकिन यह सोच लें कि यह वोट आपका भविष्य तय करेगा कि आपको अगले 5 सालों के लिए कुछ मिलेगा या फिर वही आपके हाथ में लॉलीपॉप थमा दिया जाएगा।